हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गरिमा सिंह एंड ईयर 2020 में हमारा और आपका टारगेट है बिहार एपीओ एंड जुडिशरी, जिसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिलेक्शन वॉर। इस सीरीज में आपको मिलेंगे बिहार एपीओ एंड जुडिशरी में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा करके आपके लिए एक सीरीज बनाई है, जिससे कि आपको पैटर्न समझ आए और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। सिलेक्शन अपने हाथ से जाने बिल्कुल नहीं देना है। और अब आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि जुडिशरी एंड एपीओ की एग्ज़ाम डेट से 10 डे बिफोर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक टेस्ट सीरीज, जो आपको इस चैनल पे मिलेगी जुडिशरी एपीओ की डेट से 10 डेज बिफोर। तो उसमें सभी सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस होंगे, जो आपको मैं 10 डेज बिफोर प्रोवाइड कर दूंगी। अब उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए वो सीरीज में बेस्ट क्वेश्चंस की बना पाऊँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसको मिस ना करें। आप लोगों का बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा और टारगेट हमारा अपना बिल्कुल है बिहार एपीओ एंड जुडिशरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर आईपीसी इन डिफाइन इन। आईपीसी के अंडर में जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको कहाँ डिफाइन किया गया है, बताइए। सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24। तो कहाँ पर डिफाइन है मूवेबल प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं जंगम संपत्ति। तो ये इसका आंसर देते हैं, आंसर नंबर बी, सेक्शन 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी को चलिए रिवाइज भी कर लीजिए। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंक्लूड है? कॉर्पोरल प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? अटैच टू द अर्थ, जो अर्थ से अटैच है, और परमानेंटली फास्टेन को हटा के बाकी सब जो है कॉर्पोरल प्रॉपर्टी मूवेबल के अंडर में आती है। क्वेश्चन 2, which is not movable property under section 22 of IPC। तो सेक्शन 22 जो है वो हमें मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। अब आप बताइए कि इन सब में से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल नहीं है? सॉइल, चेक, ट्री या फिश इन द टैंक। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, ट्री। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या समझाया? एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग अटैच टू द अर्थ, यानी कि पेड़ जो है अगर वो अटैच है अर्थ से, वो मिट्टी में है, तो वो भी मूवेबल में इंक्लूड बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो अर्थ से अटैच हुए हुए हैं, उनको काट के ही अलग किया जा सकता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में ट्री जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ रॉन्गफुल गेन इज एज फॉलोज। अब रॉन्गफुल गेन कहाँ पे है, बताइए कौन से सेक्शन में गिवन है रॉन्गफुल गेन? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, जो मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, कि आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए सेक्शन। तो रॉन्गफुल गेन जो है वो क्या है? गेन बाय अनलॉफुल मीन ऑफ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड, गेन wrongfully और losing wrongfully, gaining dishonestly और loss by unlawful mean of property। तो आंसर देते हैं, इसका आंसर है ए, गेनिंग बाय अनलॉफुल मीन ऑफ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। मैंने इतने अच्छे से डेफिनेशन क्लॉज कवर किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप इस सीरीज के सारे क्वेश्चन आराम से आंसर कर पाएंगे। तो क्या कह रहा है कि wrongful gain is a gain by unlawful mean of property by which person gaining is not legally entitled, यानी कि जिसको वो फायदा हो रहा है वो लीगली entitled नहीं है, उसको वो गलत तरह से जो है गेन हो रहा है, ये है wrongful gain। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, a person act dishonestly when does anything। तो पर्सन डिसऑनेस्टली कब एक्ट करता है? डिसऑनेस्टली का सेक्शन क्या है? सेक्शन 24। तो कब एक्ट करता है? विद मेंस रिया, विद रॉन्ग मोटिव, विद इंटेंशन टू गेन रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। तो 4 में से बताइए करेक्ट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर है सी, विद इंटेंशन टू गेन रॉन्गफुली टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू
अनदर पर्सन, ये है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली जो है बेईमानी से, क्या है कि एक इंसान को रॉन्गफुल गेन हो रहा है जिसके लिए वो लीगली इंटाइटल नहीं है। अब एक को रॉन्गफुल गेन हो रहा है तो दूसरे को क्या होगा, रॉन्गफुल लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। अब जो सेक्शन 34 है, मैंने जब सेक्शंस आपको कवर किए थे, एक्सप्लेन किए थे, तो मैंने उसमें बताया था सेक्शन 34 क्या है, तो बस आपको वही बताना है। अब ए है क्रिएट्स अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, बी इज अ रूल ऑफ एविडेंस, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी है नीदर ए एंड बी। तो बताइए सेक्शन 34 क्या है? रूल ऑफ एविडेंस है, सब्सटेंटिव ऑफेंस है, बोथ है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो सेक्शन 34 जो है ये है रूल ऑफ एविडेंस, एविडेंस का रूल है ये। क्यों है? अब सेक्शन जो 34 है ये क्या बताता है? ये एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, जो सामान्य आशय है वो दिखाता है। जब बहुत सारे लोग मिलके इकट्ठा कोई काम करते हैं, कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, तो वो बताता है सेक्शन 34। तो ये रूल ऑफ एविडेंस है। क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सेक्शन 34 ऑफ IPC 1860 recognize one out of the following principle of criminal jurisprudence। अब जो सेक्शन 34 है उसमें कौन सा प्रिंसिपल जुरिस्प्रूडेंस का लगता है ये आपको बताना है। मैंने एक्सप्लेन किया था जब सेक्शन 34 एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो को आप देख लें। ये सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें से बनाए हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस पेपर में आए हैं। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, बी प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, सी प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, डी प्रिंसिपल ऑफ विकेरियस लायबिलिटी। तो बताइए इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगता है सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन में? तो आंसर देखते हैं, आंसर है बी प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ सब लोग मिलकर कॉमन इंटेंशन, एक सामान्य आशय से काम कर रहे हैं, तो जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल सेक्शन 34 में लगता है। करेक्ट आंसर है सी, विद इंटेंशन टू गेन रॉन्गफुली टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। ये है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली जो है बेईमानी से, क्या है कि एक इंसान को रॉन्गफुल गेन हो रहा है जिसके लिए वो लीगली इंटाइटल नहीं है। अब एक को रॉन्गफुल गेन हो रहा है तो दूसरे को क्या होगा, रॉन्गफुल लॉस। तो 7 का आंसर है सी, शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पीपल। यानी कि जब वो कोई ऑफेंस कमिट करने गए थे, तो वो चोरी करने गए थे, तो उससे पहले उन्होंने प्लानिंग बनाई, उनकी जो इंटेंशन थी सबकी सेम थी, तो इसलिए कॉमन इंटेंशन का जो मतलब है शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पीपल है आंसर सी। नेक्स्ट 8, द वर्ड इंजरी इन सेक्शन 44 ऑफ IPC डिनोट हार्म इलीगली कॉज टू। अब जो वर्ड इंजरी 44 में डिफाइन है उसमें कितनी तरह की इंजरी है, कौन कौन सी इंजरी इंक्लूड है, ये आपको बतानी है। फर्स्ट है बॉडी माइंड, बी बॉडी माइंड रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, सी बॉडी एंड रेपुटेशन, डी बॉडी एंड प्रॉपर्टी ओनली। तो बताइए इंजरी जो सेक्शन 44 में डिफाइन है उसमें से जो इंजरी दी है वो कितनी तरह की दी है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि बॉडी माइंड रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। 4 तरह की इंजरी जो है सेक्शन 44 के अंडर में गिवन है, आपको लर्न करनी है, याद रखनी है, बॉडी माइंड रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। और हिंदी में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति, बस ये इंजरी में इंक्लूड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर सेक्शन 43 ऑफ IPC वर्ड इलीगली इज नॉट एप्लीकेबल टू एनीथिंग। इलीगल जो वर्ड है वो किस किस पे जो है एप्लीकेबल नहीं है। विच इज एन ऑफेंस विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कॉजिंग wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, which furnishes ground for civil action।
सेक्शन 43 में इलीगल वर्ड जो है इन 4 में से किस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको बताना है। आंसर देखते हैं। सी क्या कहता है? कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, ये रॉन्ग है। इलीगल में जो वर्ड्स गिवन है वो है विच इज एन ऑफेंस, वो इलीगल है। विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वो भी इलीगल है। विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, भी इलीगल है। यानी कि ए, बी एंड डी जो है वो इलीगल में इंक्लूड होते हैं, सी जो है वो इलीगल में इंक्लूड नहीं होता है। 10. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन हार्बरिंग हैज बीन डिफाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुकी हूं। ए बी सी वाले जो भी सेक्शन होते हैं अच्छे से सबको लर्न करना है, सबको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो हार्बरिंग बताइए, सेक्शन 52A, सेक्शन 60, सेक्शन 212 या ऑल ऑफ द अबव, सभी में है या किस में है? बताइए जल्दी से। हार्बरिंग को बोलते हैं संशय। अब बताइए किस में है? तो आंसर देखते हैं। आंसर ए 52A में हार्बरिंग है। हार्बरिंग क्या होता है? संशय देना, यानी कि किसी भी अपराधी को अपने घर में रखना, खाना पीना, उसको सुविधाएं देना, अमोनेशन देना, कन्वेंस देना, तो ये हार्बरिंग में इंक्लूड होता है। और जो भी हार्बरिंग करता है एक अक्यूज्ड की, तो वो भी अपराधी होता है। क्वेश्चन 11. In Indian Penal Code 1860, the pronoun he and its derivative are used for. he जो word है उसमें क्या क्या बताया गया? he का मतलब क्या है? मेल, फीमेल, एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, सच वर्ड आर नॉट यूज इन दिस कोड। कह रहा है कि यार ये ही जो वर्ड है ये यूज ही नहीं हुआ है आईपीसी में। तो बताइए ही का मतलब क्या है? चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, ट्री। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या समझाया? एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग अटैच टू द अर्थ, यानी कि पेड़ जो है अगर वो अटैच है अर्थ से, वो मिट्टी में है, तो वो भी मूवेबल में इंक्लूड बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि वो अर्थ से। 12. इन द इंडियन पीनल कोड द वर्ड वुमेन डिनोट। अब आईपीसी में वुमेन का मतलब क्या है? मेजर वुमेन, अनमैरिड वुमेन, वुमेन ऑफ एनी एज और मैरिड वुमेन। तो बताइए वुमेन का मतलब क्या है आईपीसी में? और मुझे बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि वुमेन कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो आंसर नेक्स्ट। क्वेश्चन 5. सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। अब जो सेक्शन 34 है, मैंने जब सेक्शंस आपको कवर किए थे, एक्सप्लेन किए थे, तो मैंने उसमें बताया था सेक्शन 34 क्या है। तो बस आपको वही बताना है। अब A है creates a substantive offense, B is a rule of. Question 13. Who among the following is not a public servant? Public servant कौन नहीं है इनमें से? Chief Minister of State, Chairman of Central Board of Film Censor, Survey of an Insurance Company, Employee in the Nationalized Bank. इन चारों में से बताइए पब्लिक सर्वेंट कौन नहीं है? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर, सर्वेयर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी या एम्प्लॉय इन द नेशनलाइज्ड बैंक। तो राइट आंसर है इसका सी, सर्वेयर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी। Question 14. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful gain to another person is said to do that thing. तो अगर कोई पर्सन, एक wrongful gain एक पर्सन को होता है और दूसरे को wrongful loss होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? fraudulently, dishonestly, wrongfully या mischievously? तो इसका करेक्ट आंसर है C, with intention to gain wrongfully to one person and wrongful loss to another person. ये है dishonestly. Dishonestly जो है बेईमानी से, क्या है कि एक इंसान को wrongful gain हो रहा है जिसके लिए वो legally entitled नहीं है। अब एक को wrong. Question 15. In which of the case the Privy Council made the distinction between common intention and same intention? अब प्रिवी काउंसिल ने किस केस में कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन के बीच में डिफरेंस बताया था, ये आपको बताना है। ए है बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, श्रीनिवासमल बरोली वर्सेस एम्परर या भानुमल वर्सेस एम्परर। बताइए कौन से
केस में प्रिवी काउंसिल ने बताया था कॉमन इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन के बीच में डिफरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सेक्शन 34 ऑफ IPC 1860 recognize one out of the following principle of criminal jurisprudence। अब जो सेक्शन 34 है उसमें कौन सा प्रिंसिपल jurisprudence? Question 16 how many kind of punishment are provided in section 53 of Indian Penal Code 1860। अभी मैंने 2 दिन पहले ही इसका वीडियो डाला है, तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लें, पूरा देख लें किस तरह से मैंने बहुत ही अच्छे से जो की पॉइंट्स होते हैं उनको उठा के आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग देख लें और समझ लें उसको अच्छे से, और उसके बाद इसको रिवाइज कर लें। तो क्या कह रहा है कि सेक्शन 53 IPC 1860 में कितनी तरह की पनिशमेंट दी है? 6, 4, 5 या 7? तो बताइए कितनी तरह की पनिशमेंट है 53 सेक्शन में? 53 सेक्शन जो है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 विच इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22 ऑफ IPC। तो सेक्शन 22 जो है वो हमें मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। अब आप बताइए कि इन सब में से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल नहीं है? सॉइल, चेक, ट्री या फिश इन द टैंक? In a case of sentence of death, power to suspend, remit and commute is conferred upon। अब ये क्या कह रहा है कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिलती है तो उसको सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट यानी कि कम करने का या सस्पेंड करने का जो पावर है वो किसके हाथ में है, ये पूछ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंट। तो बताइए किसके हाथ में है जो डेथ सेंटेंस है उसको कम्यूट, रेमिट और सस्पेंड करने की पावर? क्वेश्चन 15 इन which of the case the privy council made the distinction between common intention and same intention। अब प्रिवी काउंसिल ने किस केस में कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन के बीच में डिफरेंस बताया था, ये आपको बताना है। ए है बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। 18 in calculating fraction of term of punishment the imprisonment of life is reckoned as equivalent to। बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था पहले ही कि यहां से बस आपको ईयर याद रखना, ये की वर्ड भी मैंने आपको बताया था एक्सप्लेन करते हुए। पूछ रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ टर्म जो है इम्प्रिजनमेंट का उसको कितना मान के चलेंगे, ये पूछ रहा है। इम्प्रिजनमेंट फॉर 14 ईयर्स, इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स, इम्प्रिजनमेंट फॉर 12 या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स। बताइए कितना मान के चलेंगे इसमें? आंसर देखते हैं। सी क्या कहता है? कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। ये रॉन्ग है। इलीगल में जो वर्ड्स गिवन है वो है विच इज एन ऑफेंस, वो इलीगल है। विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वो भी इलीगल है। विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन भी इलीगल है। यानी कि ए, बी एंड डी जो है वो इलीगल में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट 19 इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। अब यहाँ पे जो ऑफेंस है वो सिर्फ फाइन से पनिशेबल है और कुछ नहीं। और इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब जब जो दंड है वो फाइन का मिला, यानी कि एक्यूज्ड ने जो ऑफेंस किया है वो ऐसा किया है जिसमें उसको सिर्फ फाइन पे करना है, फाइन लगाया है कोर्ट ने, तो अब वो फाइन नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पे उसको कौन सा इम्प्रिजनमेंट मिलेगा ये बताना है। हैज टू बी रिग्रेस, हैज टू बी सिंपल, कैन बी रिग्रेस और सिंपल, कैन बी पार्शली रिग्रेस और पार्शली सिंपल। तो ये आपको बताना है। अगर फाइन नहीं देता है कोई एक्यूज तो उसको नॉन पेमेंट पे कौन सा इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। आंसर देखते हैं। आंसर है बी, हैज टू बी सिंपल। अगर सिर्फ फाइन से दंडनीय है उसका अपराध तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट यहां पर मिलेगा। देखते हैं इसका आंसर है ए, गेनिंग बाय अनलॉफुल मीन ऑफ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। मैंने इतने अच्छे से डेफिनेशन क्लॉज कवर किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है आप इस सीरीज के सारे क्वेश्चन आराम से आंसर कर पाएंगे। तो क्या कह रहा है कि
wrongful gain is a gain by unlawful mean of property by which person gaining is not legally entitled, यानी कि जिसको वो फायदा हो रहा है वो लीगली entitled नहीं है, उसको वो गलत तरह से जो है गेन हो रहा है, ये है wrongful gain। Next 8, the word injury in section 44 of IPC denote हार्म इलीगली कॉज टू। अब जो वर्ड इंजरी 44 में डिफाइन है उसमें कितनी तरह की इंजरी है, कौन कौन सी इंजरी इंक्लूड है, ये आपको बतानी है। फर्स्ट है बॉडी माइंड, बी बॉडी माइंड रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, सी बॉडी एंड रेपुटेशन, डी बॉडी एंड प्रॉपर्टी ओनली। तो बताइए इंजरी जो सेक्शन 44 में डिफाइन है उसमें से जो इंजरी दी है वो कितनी तरह की दी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 21, द मैक्सिम इग्नोरेंट फेसिट एक्सक्यूसेट रिलेटेड टू। आपको बताना है कि ये जो मैक्सिम है ये किस सेक्शन से रिलेटेड है, सेक्शन 75, 76, 77 या 72। अब जो मैक्सिम्स होते हैं और जो डॉक्ट्रिन्स होते हैं, जहाँ भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको अपने बेयर एक्ट में लिख लिया करें, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका रॉन्ग नहीं होगा और सेक्शन जब भी पढ़ेंगे तो आपको ये भी लर्न हो जाया करेगा। तो देखते हैं आंसर, देख लेते हैं। इसका आंसर है सी ट्री। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या समझाया, एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग अटैच टू द अर्थ, यानी कि पेड़ जो है अगर वो अटैच है अर्थ से, वो मिट्टी में है तो वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, which provision of IPC deal with solitary confinement and limit of solitary confinement। कह रहा है कि जो solitary एकांत परिरोध है और उसकी जो लिमिट है, परिधि है, ये कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 68, 69, सेक्शन 59, 60, सेक्शन 73, 74, सेक्शन 71 एंड 72। चलिए बताइए जल्दी से। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का क्वेश्चन अभी पीछे भी करके आए हैं, वहाँ भी बताया था। अब यहाँ बताइए कि कहाँ पर गिवन है सॉलिटरी एंड लिमिट फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका सी 73 एंड 74 में। 74 है लिमिट, यानी कि एकांत परिरोध की अवधि जो कि है 14 या फिर 7 डेज। अगर 3 मंथ्स का मिलता है आपको इम्प्रिजनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने का मिलता है, तो उसमें कैसे दिया जाएगा, 1 महीने में 7 दिन, फिर 7 दिन आपको छोड़ दिया जाएगा, सबके साथ रखा जाएगा, फिर अगले महीने में 7 दिन, फिर 7 दिन सबके साथ रखा जाएगा। इकट्ठा क्यों नहीं देते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, क्योंकि अगर किसी भी इंसान को 3 महीने के लिए एक साथ उसको अगर कहीं ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए जहाँ पे कोई ना हो, तो वो तो खुद ही मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि वो बचेगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है इसके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे जो है रूल बनाया गया है 14 डेज एंड 7 डेज का। क्वेश्चन 23, व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। अब ऑफेंस जो है दोनों तरह से पनिशेबल है, इम्प्रिजनमेंट से भी और फाइन से भी। मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन शैल एक्सीड। अब जब ऐसा ऑफेंस एक्यूज ने कमिट किया जहाँ इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, और अब इम्प्रिजनमेंट का तो कोई वो ही नहीं बनता, वो तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन फाइन देने के लिए पैसे नहीं है उसके पास। अब उसको जो है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कितना इम्प्रिजनमेंट इन एडिशन टू करना पड़ेगा, तो ये आपको बताना है क्वेश्चन 23 में। 1/2, 1/4, 1/8 या 1/6। करेक्ट आंसर देते हैं, आंसर है बी 1/4। यानी कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अगर किसी को ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट है 1 साल का, यानी का 12 महीने का, और उसने फाइन नहीं दिया है, तो 12 का 1/4 कर दीजिए 3 मंथ्स, तो 12 महीने भी उसको इम्प्रिजनमेंट है, और इन एडिशन टू 3 महीने और उसको जेल में रहना पड़ेगा। तो टोटल 15 मंथ का यहाँ पे उसको इम्प्रिजनमेंट मिलता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। क्वेश्चन 24, in which of the following case it was held that the death sentence should be given in the rarest to rarest case। बहुत अच्छा केस है, बताइए कौन सा ऐसा केस था जिसमें बताया गया है कि जो डेथ सेंटेंस है वो रेयरेस्ट टू रेयर केस में मिलना चाहिए।
तो ये है आर वर्सेस गोविंदा, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। किस केस में कहा गया है कि जो डेथ सेंटेंस है वो रेयरेस्ट टू रेयर केस में देनी चाहिए। ये जो है सेक्शन 53 से रिलेटेड है ये केस। तो बताइए किस में बताया गया, चलिए आंसर देख ले। क्वेश्चन 2, विच इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी। तो सेक्शन 22 जो है वो हमें मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। 25, which one of the following is not a punishment under section 53। चलिए बताइए सेक्शन 53 में इनमें से कौन सी पनिशमेंट नहीं है, फाइन, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी या फिर डेथ। बताइए कौन सी पनिशमेंट सेक्शन 53 में नहीं है। तो चलिए देखते हैं आंसर। क्वेश्चन 15, इन which of the case the privy council made the distinction between common intention and same intention। अब प्रीवी काउंसिल ने किस केस, अब ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये वो थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर अच्छे से ध्यान से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपकी क्वेरी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप मुझे शेयर करिए और अपने हाथ से सिलेक्शन 2020 बिहार एपीओ एंड जुडिशरी नहीं जाने देना है। तो उसके लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर मिलेगी जब बिहार एपीओ एंड जुडिशरी होगा उससे 10 डेज बिफोर। मैं सब प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आपका लास्ट में बस रिविज़न रह जाएगा। 100 क्वेश्चन पर सीरीज़ आपको मिलेंगे। थैंक यू।